तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है, हमने डिमांड चैप्टर कभी 11th में पढ़ा था। 11th में हम इंडिविजुअल डिमांड्स के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और वो डिमांड ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन जो 12th क्लास में एग्रीगेट डिमांड है, वहाँ पे हम एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट का मतलब चीज़ों को जोड़ना, और डिमांड का मतलब किसी भी चीज़ की विश या डिज़ायर को फुलफिलमेंट करना। तो यहाँ पे हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट, इट रेफर टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कि एग्रीगेट डिमांड कोई एक पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड नहीं होती, ये पूरी कंट्री की डिमांड होती है कि पूरी कंट्री में रहने वाले लोग की कितनी डिमांड है, उस सबको जोड़ा जाता है। और जितनी वो डिमांड करते हैं, तो जब भी हम डिमांड करते हैं तो हम करते हैं खर्चा, तो उस खर्चे को जोड़ा जाता है कि भाई पूरी कंट्री की कितनी डिमांड है। इसी को बेस पे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं। एडी इज ऑफन मेजर फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और मेजर किया जाता है पूरे अकाउंटिंग ईयर पे। तो चलिए अब इसकी मेन डेफिनेशन देखते हैं फोकस जोन पे। एडी इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये वो सम है जो टोटल खर्चा किया जाता है पीपल के द्वारा प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं उस पे जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, और कितनी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम्स पे उसका खर्चा हो रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक टेबल की फॉर्म में होता है जो बताता है कि आपके पास कितनी इनकम थी और आपके पास कितने खर्चे थे, उसके बेस पे आपने कितने खर्चे करे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे लिखा है कि y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इनकम आपकी 0 थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो एडी थी वो है 30। तो इसमें एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये बोलता है कि किसी पर्सन की अगर इनकम ना भी हो तो भी उसके खर्चे होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 30। जैसे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनकम नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके कपड़ों का, उनका खाने का खर्चा होता ही होता है। तो इसलिए इनकम चाहे 0 हो, लेकिन आपके खर्चे एग्रीगेट डिमांड, हम पर्सनल लेवल पे डिमांड अपनी ज़रूर करते हैं, तो इसलिए क्या है 30। लेकिन जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है 20, 40, 60, वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड 35, 45, 50 आगे कंटिन्यू होती रहती है। एंड लास्ट में आप एक बात चेक करेंगे कि जहाँ पे 100 से 120 आपकी इनकम हुई और आपके खर्चे जो एग्रीगेट डिमांड है वो 55 से 60 हो गई। इसका मतलब ये है कि एक समय के बाद आपकी इनकम बढ़ती तो है, लेकिन आपके खर्चे रुक जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन है वो शो कराती है आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है, इसलिए रिमेन कांस्टेंट रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एक ब्लू कलर की लाइन है जो शो करा रही है सी प्लस आई। सी प्लस आई का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। अगर आपने 100 रुपये का खर्चा करा है तो सी का मतलब होता है कंजम्पशन एंड आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मतलब जो आप बेसिक नेसेसरी गुड्स के आइटम पे अपना घरेलू खर्चा करते हो, और आई का मतलब होता है जो बचे हुए पैसे हैं उनसे आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। ओके, यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन है जो वाई की शो कराती है। वाई का मतलब होता है इनकम, और इनकम हमेशा 0 से शुरू होती है। मेन चीज़ यहाँ पे देखने के लिए ये है कि एडी हमेशा 0 से शुरू नहीं होगा, 0 से ऊपर से शुरू होगा, चाहे वो आप 10 से लो, 20 से लो या 30 से लो, वो डिपेंड करता है कि स्केड्यूल कैसा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है एग्रीगेट शेड्यूल क्या है और एग्रीगेट कर्व क्या है। एग्रीगेट शेड्यूल रिलेशनशिप शो कराता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच, बट ये एक टेबुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया था ये रहा, ये एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में आपको मेंशन किया जाता है। ओके, देन एक और टॉपिक है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व। कर्व क्या है? कर्व रिलेशनशिप शो कराता है इनकम और एक्सपेंडिचर की, बट ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फिगर 1 में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में होता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट ऑफ एडी, कितने प्रकार के कंपोनेंट है? तो पहला आता है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा आता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 पार्ट आएंगे। पहला आएगा
यहाँ पे टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपके पास होगी। टू सेक्टर में कौन कौन सी है? सी प्लस आई, जहाँ पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी हाउस होल्ड वाले, मतलब जो हम घरेलू खर्चे करते हैं, और आई का मतलब होता है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। देन टू सेक्टर के बाद आती है आपकी थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी हो जाता है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, एंड जी का मतलब होता है जितने भी गवर्नमेंट ने खर्चे करे हैं। देन उसके बाद आता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आती है। फोर सेक्टर में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। सी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई आपका इन्वेस्टमेंट, जी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट आता है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इम्पोर्ट, तो उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड होता है उसी प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को जब भी आप रीड करोगे तो वहाँ पे आप एज अ प्रोड्यूसर उसे समझ के रीड करोगे। हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते वक्त हम एज अ कस्टमर के माइंडसेट से सोचते हैं, क्योंकि कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करता है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ते वक्त हम एज अ प्रोड्यूसर उस माइंडसेट के साथ जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किया जाएगा एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया था ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में एक प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया था कि वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और उनको सप्लाई कर देगा, दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई। ओके, आगे चलते हैं। इसका भी एक स्केड्यूल है कि जब इनकम जीरो होती है किसी मालिक की तो सप्लाई भी उसकी कैसी होती है? जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है सप्लाई भी कैसी होती है? उसकी बढ़ती चली जाती है। या सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी एक बिजनेसमैन के पास अपने बिजनेस से कोई भी पैसा नहीं आ रहा, इनकम उसकी जीरो हो रही है, तो वो कोई भी गुड्स को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन के नाम पे ₹0 होंगे, और जब भी आपके पास ₹0 होंगे तो प्रोडक्शन आप कर ही नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका सप्लाई का लेवल भी बढ़ता चले जाता है। आप कोशिश करते हैं कि अपना सप्लाई के लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि आपके सप्लाई के लेवल पे ही आपका प्रॉफिट और सेल्स जुड़ी होती। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम थी वैसे ही हमारा एग्रीगेट सप्लाई था, तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो डिमांड कर्व है, इसका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बन रहा है? अपर साइड बन रहा है, और y इज इक्वल टू AS के बराबर होता है, और जीरो से भी ये शुरू हो सकता है। ओके, देन उसके बाद आता है कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं C। कंजम्पशन फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक खर्चा है, वो भी हाउस होल्ड वाला, जो हम घरेलू खर्चे करते हैं, जो बेसिक गुड्स पे खर्चे करते हैं। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द इनकम। हायर y लीड्स टू द हायर C और द वाइसा वर्सा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी भी एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है कि जब भी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन आपका 20 होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात है कि इनकम हो या ना हो आपके बेसिक खर्चे तो होंगे ही, इसलिए इनकम जीरो होने पे भी वो 20 होता है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी इनकम आगे निकल जाती है और आपके खर्चे पीछे रह जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख सकते हो। ये जो वाई कलर में लिखा है ये आपका इनकम है, क्योंकि इनकम जीरो से शुरू हो सकती है। y इज इक्वल टू इनकम, एंड जो C है वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा जीरो से शुरू ना होकर उससे थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं, जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो ज़्यादा आपकी इनकम ओवर है और ना आपके खर्चे ज़्यादा ओवर है। इसका मतलब है कि आपकी इनकम और आपके खर्चे बिल्कुल बराबर हैं, कि 50 रुपये की इनकम है और 50 रुपये के खर्चे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे जो हमारे पास आता है वो आता है APC और MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी APC और MPC आएगा तो इनके जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें याद करने का बहुत एक सिंपल तरीका है कि APC, तो इसका मतलब C इनके साथ रहने वाला है फॉर्मूलेज में। तो आप चेक कर सकते हैं कि APC क्या होता है, C/Y। अब यहाँ पे
जो भी चीज़ का कंपेयर किया जाएगा वो हमेशा इनकम से किया जाएगा, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो ना तो सी होगा, ना वाई होगा, ना एक्स वाई जेड, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वाई हमेशा बेस रहने वाला है। तो एपीसी क्या है, कितना आपने कंजम्पशन किया है अपॉन कितनी आपकी इनकम है, उसी के बेस पे आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। एमपीसी क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मतलब पहले आपने कितने खर्चे किए हुए थे और आज आप कितने खर्चे कर रहे हो। पहले आप जी 100 रुपये खर्चा करते थे, लेकिन आज आप 150 रुपये खर्चा करते हो, तो 100 माइनस 150 कितना हो गया, 50। तो चेंज इन सी क्या है, 50। ऐसे ही चेंज इन वाई, पहले आपकी इनकम 20 रुपये थी, आज आपकी इनकम 35 रुपये है, तो 20 माइनस 35 15। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन उसके बाद आता है सी फंक्शन के फॉर्मूले कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ओके, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है। यहाँ पे सी बार का मतलब क्या है, सी बार का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सी बार इज इक्वेशन रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ द कंजम्पशन, इट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल टू 0। ये सी बार का मतलब होता है जब आपकी y मतलब इनकम 0 होती है, तो जब भी आपकी इनकम 0 होती है उसके सामने वाला जो भी उस समय पे खर्चा होता है, मिनिमम खर्चा, उसे हम बोलते हैं सी बार। जैसे कि यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं जो भी हमने रीड करी थी, ये रही कि यहाँ पे मिनिमम इनकम कौन सी है जी, 0 वाली है। तो इस इनकम पे जो आपका मिनिमम खर्चा होने वाला वो होने वाला है 20, तो सी बार आपका क्या होगा 20। चलिए उसी के साथ साथ यहाँ पे जो फॉर्मूला था कि सी बार प्लस बी वाई, बी का मतलब होता है एम पी सी, क्योंकि ये सी का कॉन्सेप्ट है इसलिए एम पी सी आएगा, जब ये एस बन जाएगा तो एम पी एस आएगा। और वाई, वाई का मतलब आपका होता है इनकम। देन उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सेविंग फंक्शंस। सेविंग का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है और आपके खर्चे कम होते हैं और आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, तो आप क्या करते हो, सेविंग कर लेते हो। लेकिन सेविंग की एक चीज़ है, सेविंग होती तब है जब इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ना तो कम होने पे होगी और ना ज़ीरो होने पे होगी। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है कि सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, कि इनकम बराबर होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो वाई अगर 0 है कंजम्पशन 20 होगा, y अगर 50 है कंजम्पशन 60 होगा, y अगर 100 है कंजम्पशन 100 होगा, और y अगर 150 है तो कंजम्पशन आपका 140 होगा। तो ये जो 10 रुपये बचेंगे यहाँ पे लास्ट में, वो 10 रुपये आपकी सेविंग है। देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप टेबल 4 में, पहले में -20, दूसरे में -10, तीसरे में 0 और लास्ट में 10 रुपये आपके बच गए। 10 रुपये कैसे बच गए, क्योंकि आपके 150 की इनकम थी और 140 के आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे, तो यहाँ पे 10 रुपये बच गए। बाकी थर्ड वाले पे अगर आप चेक करेंगे तो 100 की इनकम थी और 100 के खर्चे थे, तो वहाँ पे सेविंग कुछ नहीं हुई। फर्स्ट वाले में तो कोई इनकम थी ही नहीं, तो सेविंग होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे सेविंग का हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, क्योंकि सेविंग नेगेटिव से शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पे दे रखा है -20, -10, 0 और 10, तो इसका मतलब सेविंग हमारी नेगेटिव से शुरू होती हुई 0 को टच करती हुई अपर साइड में जाती है, पॉजिटिव साइड्स में। ओके, जैसे हमने APC का पढ़ा था ऐसे ही APS का पढ़ेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग का कंपैरिजन भी आप इनकम से ही करेंगे, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो सेविंग में बढ़ोतरी होती है, ये इंक्रीमेंट होता है। तो APS का फॉर्मूला है यहाँ पे S अपॉन वाई, और MPS का है चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। कितना सेविंग में चेंज आया और कितना इनकम में चेंज आया कंपेयर टू लास्ट ईयर, कि पिछली बार हमने सेविंग 10 रुपये की करी थी, इस बार हमने 25 रुपये की करी, तो 15 रुपये की सेविंग में चेंज आया। इनकम पहले हमारी 100 रुपये की थी, आज हमारी 150 रुपये की है, तो 50 रुपये में इनकम में चेंज आया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेविंग फंक्शन आ चुका है, S इज इक्वल टू माइनस का सी बार। अब यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लिया जाता है क्योंकि सेविंग की जो शुरुआत होती है वो माइनस से होती है। जब भी इनकम आपकी 0 होती है तो सेविंग आपकी माइनस में होती है। ये जो सी बार है ये वो सी बार है कि जहाँ पे आपकी इनकम 0 है, उसके सामने वाली आपकी सेविंग कितनी होगी। चलिए यहाँ पे टेबल पे एक बार चेक कर लेते हैं जो भी हमने बनाई थी। ये देखिए, चेक कीजिए, फर्स्ट वाली जो यहाँ पे आपकी इनकम है 0 है, लेकिन आपकी सेविंग कितनी है -20, तो माइनस का सी बार वहाँ पे इसलिए लिखा जाता है, और माइनस का सी बार ही कितना होगा, -20। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या था, ओके, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी। बी क्या था आपका, MPC, या तो 1 माइनस बी लिख लो। अगर आप 1 माइनस बी लिखोगे तो आपको बी की जगह पे MPC लिखा जाएगा,
लेकिन अगर आपने 1 माइनस बी नहीं लिखना तो आप यहाँ पे MPS भी लिख सकते हो और फॉर्मूले के बेस पे आंसर सेम आएगा। एंड y इज इक्वल टू इनकम। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या प्रेजेंटेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू इनकम है, तो इनकम हमेशा जीरो से शुरू होती है, लेकिन कंजम्पशन क्योंकि हमारे खर्चे होते हैं और खर्चे कभी जीरो से शुरू नहीं होते। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो सेविंग है वो नेगेटिव से शुरू होती है और नेगेटिव से होती हुई जीरो को टच करती है एंड देन आगे होती हुई निकल जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है कि ना तो आपकी सेविंग हुई है लेकिन आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ कि भाई 100 रुपये थे और 100 रुपये के खर्चे हो गए, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास। ओके, एक और न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। APC प्लस APS इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1। ऐसे ही MPC प्लस MPS किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये एक डेरिवेशंस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट है। यस, तो इसी के साथ हमारे एग्रीगेट डिमांड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस करेंगे, रीजन बेस्ड, एनालाइज, और लास्ट में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन इसे कंप्लीट करेंगे। ये इसकी कुछ समरी है जो हमने अभी तक पढ़ी थी, इसको आप एक बार रीड कीजिएगा और आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा।